Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry. In this video, we will discuss about rules of resonance. In the previous video, we have discussed what is the resonance, how it affects different chemical compounds in their reaction. So, if you haven't watched the last video, check the description. Rules of resonance. बहुत सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि रेजोनेंस जो है वो कैसे ऑपरेट करती है डिफरेंट कंपाउंड्स पर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स फॉर द मॉलिक्यूल। द फर्स्ट वन इज resonance structure are not actual structure for the molecule। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता। एक्चुअल स्ट्रक्चर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम इस वीडियो में देखेंगे, डिफरेंट रूल्स को देखेंगे कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन सी ऐसी कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं जो हमारे एक्चुअल स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होता है। हाइपोथेटिकल होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से एक्चुअली हमें हेल्प मिलती है। हमने पढ़ा था रेजोनेंस में कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनके एक से ज़्यादा लिव स्ट्रक्चर होते हैं। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे रेडिकल्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिनको हम सिंगल लिव स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम उसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। मोर देन वन लिव स्ट्रक्चर से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन वो हमें हेल्प करते हैं डिस्क्रिप्ट करने में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, रेडिकल्स को, वट एवर वी आर डिस्कसिंग। The next rule is all contributing structures must be bona fide living structures। इसका मतलब है कि हम जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनाएंगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनका लिविंग स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो। ऐसा ना हो कि कोई अनएक्सपेक्टेड जो केमिस्ट्री वर्ल्ड में अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। मीन्स के इफ़ अ कंपाउंड हैव हाइड्रोजन एंड वी नो हाइड्रोजन फॉर्म वन बॉन्ड, सो अगर हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होगा तो वो सही होगा। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होंगे, नाइट्रोजन के थ्री बॉन्ड होंगे, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह अगर नाइट्रोजन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगी, इसका मतलब है कि इस पॉजिटिवली चार्ज केस में इसका मतलब है इसने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो इसका मतलब होगा इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, एक नॉर्मल केमिकल बिहेवियर है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। ये जो भी कंपाउंड वाला मालिक्यूल, हम जो भी एलिमेंट होगा, हम देखेंगे कि वो कैसे आ रहा है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका बिहेवियर जो होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो लिविंग स्ट्रक्चर उसका एग्जिस्ट करता हो। एग्जाम्पल एसिटेट आयन, this is the acetate ion and its contributing structure is this one. This structure exists in nature. Carbon have normal four bonds, oxygen has its normal bonds, hydrogen also has its normal bonds, but
अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, अब ये स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कार्बन के 5 बॉन्ड हैं और ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, केमिस्ट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे उनकी लिविस फॉर्म होगी, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए केमिकल नेचर में, केमिस्ट्री की नेचर में या केमिस्ट्री की हिस्ट्री में। द नेक्स्ट रूल इज इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर we are only allowed to move electrons. हम जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें जो हम मूवमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे, एटम्स की नहीं करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लीविस स्ट्रक्चर हम देखते हैं रेजोनेंस के अंदर, उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज बॉन्ड हैं, और इसी डीलोकलाइज बॉन्ड होने की वजह से रेजोनेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज नहीं होते दो एटम्स के दरमियान, इसी वजह से हमारे पास रेजोनेंस बिहेवियर शो करता है। लेकिन अगर हम बॉन्ड्स मूव करेंगे तो वो कंपाउंड टोटली चेंज हो जाएगा। हम इसकी फ्यू एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास और इसकी रेजोनेंस फॉर्म्स हमने बनाई हैं। अब यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, डबल बॉन्ड पहले यहाँ पे था, तो डबल बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखेंगे तो देखें ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड है और ये हमने थर्ड बनाया है। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसमें भी डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इधर मूव कर दी ये, और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की बजाय हाइड्रोजन मूव कर दी। तो रेजोनेंस बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है, एटम्स की मूवमेंट की वजह से नहीं होता। Another example, this is acetoacetic ester and a compound with same molecular formula these are the two compounds that have same molecular formula, and but we can't say that they are the resonance contributing structure of a molecule। ये एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। उसका रीज़न यही है, देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। पहले तो ये कि हमारे पास जो बॉन्ड्स हैं वो सेम नहीं हैं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। और दूसरा ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट की बजाय एटम की मूवमेंट हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस वजह से ये दोनों जो हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू रूल। द नेक्स्ट रूल इज all canonical forms must have same number of unpaired electrons, same number of unpaired electrons। अगर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो बाकी सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में भी 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अगर हमारे पास एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारे पास तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स में, तमाम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, this is the first contributing structure and we make the canonical forms of this compound. This one. They both are the contributing structures of each other. This is the first one structure. This is the second contributing structure. इस स्ट्रक्चर में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मीन कोई लॉन पेयर नहीं है, कोई फ्री रेडिकल फॉर्म में ये इसमें से कोई भी एटम नहीं पाया जाता. तो हमारा दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं है. लेकिन इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं. इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. द नेक्स्ट रूल नंबर 5. All atoms involved in resonance are in same plane. कोप्लेनर होना ज़रूरी है एटम्स का. जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जिन दो डबल बॉन्ड्स के अंदर रेजोनेंस पाई जा रही है, या फिर जिन दो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड और लॉन पेयर के दरमियान रेजोनेंस पाई जा रही है, वो सेम प्लेन में हो, कोप्लेनर हो. कोप्लेनर होने का रीज़न ये है कि जो पी ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे, वो पी ऑर्बिटल्स एक प्लेन में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉसिबल होगी. लेकिन अगर वो एक प्लेन में नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड होना पॉसिबल नहीं होगा. इस वजह से रेजोनेंस भी शो नहीं होगी. तो जितने भी एटम्स हैं जो रेजोनेंस शो करेंगे उनका सेम प्लेन में होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल 2,3 डाई टर्शी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइईन की एग्जाम्पल हम लेते हैं. C3 thrice and carbon CH3 thrice. This is 2,3 di tertiary butyl ब्यूटाडाइईन. इस कंपाउंड के अंदर अगर हम स्ट्रेट चेन में इसको लिखें तो ये और ये दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है. इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इनके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है. लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. तो अब हमारे पास जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये इन प्लेन नहीं है. अगर इस कार्बन को भी देखा जाए, इस कार्बन को भी देखा जाए, इस कार्बन को और इस कार्बन को, इनमें से कोई भी कार्बन कोप्लेनर नहीं है, यानी कि एक प्लेन में नहीं है. अगर इसका पी ऑर्बिटल होगा तो वो ऐसे होगा, इसका पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, एंगल चेंज हो गया. इसका पी ऑर्बिटल ऐसे होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान नहीं, ऑसिलेशन नहीं होनी, इसके और इसके दरमियान होनी. इसका पी ऑर्बिटल ऐसे होगा. तो अब ये एक प्लेन में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इनमें मूव नहीं कर सकता. अगर ये जैसे कि ये दोनों हैं, अगर इस तरह से एक प्लेन में तमाम कार्बन होते तो इनके अंदर ऑसिलेशन होती और रेजोनेंस भी होता. लेकिन एक प्लेन में ना होने की वजह से इनके दरमियान रेजोनेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें कंपाउंड लार्ज होने की वजह से अपनी शेप जो है वो चेंज करता है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन होने के बावजूद हमारे पास जो रेजोनेंस बिहेवियर है वो शो नहीं होता. दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोओक्टाटेट्राईन. साइक्लोओक्टाटेट्राईन. This carbon, these double bonds are in conjugation but they don't show resonance.
वही सेम रीज़न के p ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी है वो सेम प्लेन में नहीं है। अब यहाँ पे जो कार्बन है उसका p ऑर्बिटल ऐसे होगा, यहाँ पर जो कार्बन है उसका p ऑर्बिटल ऐसे होगा। अब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑसिलेशन है वो सेम प्लेन में ना होने की वजह से नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगी, नो रेजोनेंस। So this is another rule of resonance, that the atom for that are involved in resonance should be coplanar. Our next rule is the actual molecule. The actual molecule is always more stable than any of its canonical form or its contributing structure. जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो जितनी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब के निस्बत सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसकी स्टेबिलिटी की रीजंस हैं, जो रेजोनेंस एनर्जी है वो है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी लो होती है। तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की निस्बत उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट रूल्स में हम ये भी देखेंगे। एक्चुअल मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी कैनोनिकल फॉर्म से, उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें डी लोकलाइज्ड होते हैं, 3 या मोर एटम से ज़्यादा एटम के दरमियान डी लोकलाइज्ड होते हैं। लेकिन जो हम कैनोनिकल फॉर्म्स देखते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो सिर्फ 2 एटम के दरमियान हो जाती है, लोकलाइज्ड हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी लोकलाइज्ड हो जाते हैं, और यही सारी गेम है रेजोनेंस के फिनोमेना के होने की। तो डी लोकलाइज्ड होने की वजह से जो हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी उसकी बाकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, उसकी बाकी कैनोनिकल फॉर्म से ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. These are the two canonical forms, but these two have the charge, and these two have the electrons localized between the two atoms. अगर हम इसकी एक्चुअल फॉर्म लिखेंगे तो उसके दरमियान उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज नहीं होंगे बल्कि डी लोकलाइज्ड होंगे 2 से ज़्यादा एटम्स के दरमियान। एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, मतलब कि इसमें डबल बॉन्ड इधर है और इसमें डबल बॉन्ड इधर है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें डबल बॉन्ड ऑसिलेट करेगा, वो इन तीनों कार्बन्स के दरमियान होगा, डी लोकलाइज्ड होगा। डी लोकलाइज्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट कंपाउंड पे जिनमें रेजोनेंस है उसमें रेजोनेंस और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं और कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, ये हम नेक्स्ट में रूल्स में देखेंगे। रूल नंबर 7, all resonance structures do not equally contribute to actual molecule. जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअल मॉलिक्यूल में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। मींस के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका कुछ रेजोनेंस फॉर्म्स होती हैं जिनमें एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते एक्चुअल मॉलिक्यूल में। कुछ रेजोनेंस फॉर्म्स होती हैं जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। कुछ कैनोनिकल फॉर्म्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में, कुछ जो हैं वो कम करती हैं। अब इसमें हमने देखना है इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, एनर्जी होती है, स्टेबिलिटी होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल होगा, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि
कौन सी ऐसी फॉर्म्स होंगी, कौन सी ऐसी कैनोनिकल फॉर्म्स होंगी, कौन से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिनका रोल एक्चुअल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, एक्चुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर में ज़्यादा होगा, किनका रोल कम होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड। आर मोर स्टेबल। जितने ज़्यादा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो कैनोनिकल फॉर्म है, हमारा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 and CH2 CH double bond CH. These are the two contributing structure, and the next contributing structure is CH2 CH double bond CH CH2. इसमें हमारे पास जो तीन हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, वो हमारा ये फर्स्ट वन है। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड कम हो गए हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और चार्ज आ गए हैं। और ये थर्ड वन है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड कम है। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड इस स्ट्रक्चर के अंदर हैं और इसके अंदर चार्ज सेपरेशन भी नहीं है। हम नेक्स्ट टूल में देखेंगे चार्ज सेपरेशन भी रोल प्ले करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो इस मॉलिक्यूल की होगी क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू रूल। द नेक्स्ट रूल इज स्ट्रक्चर विदाउट अ चार्ज are more stable than those with charge separation. वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, वो कैनोनिकल फॉर्म जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन होगी, जिनके अंदर चार्जेस होंगे, जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो वो लेस स्टेबल होगा उस कंपाउंड की निस्बत जिसके अंदर चार्जेस नहीं होंगे, न्यूट्रल होंगे मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH Cl विनाइल क्लोराइड, इट्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl। अब हमारे पास ये विनाइल क्लोराइड का एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। This structure has no charge, but this structure contains the charge separation, positive charge at one end and negative charges at another end. So चार्ज सेपरेशन की वजह से ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ये लेस स्टेबल है इसकी निस्बत। इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा हैं। इसके अंदर जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो चार्ज सेपरेशन की वजह से भी ज़्यादा है। Another example of CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में आते हैं CH3 और पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। Another next tool is the greater the charge separation, less the stability. जितनी ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होने की वजह से। फॉर एग्जांपल CH2 CH डबल बॉन्ड CH, this carbon is positively charged and this carbon is negatively charged. Its resonance structure CH2 CH डबल बॉन्ड CH and CH2 नेगेटिव चार्ज। चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होने से मुराद है ये वाली दो, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो कंजक्टिव कार्बन्स पे हैं। कंजक्टिव कार्बन्स पे होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होगी जिसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है जो लेस सेपरेटेड हैं।
लेकिन जिनकी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है, मीन्स चार्जेस दूर दूर हैं, उनमें जो चार्जेस का एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट होगा वो नहीं होगा। वो ना होने की वजह से एक तो ये चार्जेस जो हैं वो डिस्टर्ब करेंगे स्ट्रक्चर को, अनस्टेबल करेंगे। इस वजह से जो ज़्यादा चार्ज सेपरेशन जिनमें होगी उनकी स्टेबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू लेस चार्ज सेपरेशन कंपाउंड्स। Our next tool is resonance structures with like charges. Like charges on same atom or on adjacent atoms are highly unstable. वो स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर लाइक चार्जेस एक ही एटम के ऊपर हैं या फिर कंजक्टिव एटम्स के ऊपर हैं, तो रिपल्शन की वजह से वो हमारे स्ट्रक्चर को, वो हमारे कंपाउंड को हाईली अनस्टेबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक नाइट्राइट की एग्जांपल ले लेते हैं। दिस डबल बॉन्ड एंड दिस आल्सो डबल बॉन्ड, negative charge, its resonance structure CH3 nitrogen. This one is positive charge and this one is negative charge. Another contributing structure CH3 and positive charge and two negative charges. अब हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें जो चार्जेस हैं उन चार्ज सेपरेशन ज़्यादा नहीं है, पास पास अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो चार्जेस हैं यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा नहीं है, ये इक्वलेंट ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा नहीं है, अपोजिट चार्जेस कंजक्टिव हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी भी कुछ सही होगी। और ये वाला जो हमारा पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर जो सेम चार्जेस हैं वो कंजक्टिव एटम पे भी हैं और सेम चार्जेस एक ही एटम के ऊपर भी हैं, तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, इतना अनस्टेबल होगा कि हम कंसीडर करेंगे कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। रूल इज स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज on more electronegative atom are stable than with charge on less electronegative atom. वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है और वो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है उसके अंदर चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से जब उसके ऊपर चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड O नेगेटिव। अगर इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएं हम CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसके अंदर जो फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के पास है। ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। इस वजह से ये वाला जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। Another example of cyanide compound CH2 double bond CHC. This is a cyanide compound. Its contributing structure CH2 CH double bond C and negative, and its another contributing structure CH2, इसको यहाँ लिख लेते हैं CH2 CH double bond C double bond N, positive charge and negative charge. This compound these are the three contributing structure of a cyanide compound.
यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव चार्ज को आराम से होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। लेकिन अनदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन की बजाय कार्बन के ऊपर है, कार्बन जो है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास हाईली अनस्टेबल होता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। नेक्स्ट रूल इज़ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मेक इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन make equal contribution to resonance hybrid or actual molecule। मतलब ये कि जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे जो इक्वलेंट होंगे, सिमिलर होंगे, सेम बॉन्ड है उनके अंदर, सेम चार्ज सेपरेशन है या सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्ट्रक्चर जो क्लोजली रिजेंबल करेंगे, जो इक्वलेंट होंगे, तो उनकी कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में या जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल CH2 double bond CH double bond CH2, its contributing structure CH2 CH double bond CH and CH2 negative, this carbon is positively charged। Another contributing structure CH2 CH double bond CH CH3, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब ये वाले तो दो स्ट्रक्चर हैं, ये इक्वलेंट हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट हो रहे हैं, तो इक्वलेंट होने की वजह से एक्चुअल मॉलिक्यूल में इनकी कंट्रीब्यूशन जो होगी वो सेम होगी। स्ट्रक्चर विद सेम बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर मोर स्टेबल देन विद डिस्टॉर्टेड। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, जिनकी वो स्ट्रक्चर जिनकी बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग हैज़ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिस वन this one and this one। These two contributing structure have same bond angle and bond length। बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ये वाले जो तीन कंपाउंड्स हैं इनकी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा सिमिलर नहीं है, इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर greater the stability। जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो दीज आर द रूल्स ऑफ रेजोनेंस by which we can see how resonance effect operate। सो होप सो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।